फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विनोद रावल आपका वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है फर कथन में बाधक ग्रहों का कितना महत्व। हमने जब पढ़ा या हमको जब सिखाया गया तब एक की 3 लाइन में ही हो जाता था कि भाई चर राशि मेष कर्क तुला मकर, उसका जो बाधक ग्रह बनता है उसका 11 स्थान का मालिक बनता है। दूसरा स्थिर राशि यानी वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, उसका जो बाधक बनता है वो चर राशि का बनता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चर और स्थिर दोनों के बाधक एक दूसरे के बाधक ही बनते हैं। चर राशि का जो ग्रह जो राशि है वही स्थिर राशि में बाधक बनते हैं, स्थिर राशि का जो बाधक है वही चर राशि में, यानी वो 4 ही राशि 4 ही स्थान ग्रह एक दूसरे के बाधक बनते हैं। फिर रहती है दृढ़ स्वभाव राशि, तो 2 ही है, मिथुन कन्या धन और मीन, बुध या गुरु, दोनों राशि का है। दोस्तों इतना काफ़ी नहीं है। जब हमने उसमें सोचा और मेरे इतने सालों के अनुभव से मैंने सोचा कि भी संशोधन करें, तब जो मिला वो बहुत अमूल्य था। चर राशि का जो बाधक बनते सब और स्थिर राशि दोनों का बाधक अपनी स्व राशि या अपनी उच्च राशि में ही बाधक बनते, और कोई राशि में नहीं बनते। और दूसरा आप देखो मेष राशि चर राशि, उसका बाधक कुंभ का शनि, अग्नि तत्व का मंगल, वायु तत्व का शनि, जहाँ भी किसी भी कुंडली में होगा या उसको राजा धीराजा बनाएगा या डॉन बनाएगा या रोड पे ला के रख देगा। ये जो सेट किया है ऋषि मुनियों ने, बहुत सोचने जैसी चीज़ है। वही पोजीशन स्थिर राशि में आते, अग्नि तत्व का वायु तत्व से, वायु तत्व का अग्नि तत्व से, जो उन्होंने संबंध दिखाया चर और स्थिर में, बहुत सोचने जैसी चीज़ है। दूसरी लास्ट में आती है दृढ़ स्वभाव सावी, तो उसमें तो 2 ही है, बुध और गुरु। लेकिन उसमें भी हमें देखना चाहिए कि भी ये दोनों में जो डिग्री के लिए आगे होना चाहिए। जैसे बुध गुरु को देखता है तो बुध आगे होना चाहिए, गुरु बुध को देखता है तो गुरु डिग्री के लिए आगे होना चाहिए। यानी कि बाधक ग्रह की दृष्टि वो स्थान पे नहीं होनी चाहिए या वो प्लेनेट पे नहीं होनी चाहिए। ये एक अमूल्य प्रेडिक्शन है। जैसे फिर हम देखते हैं कि भी अगर हमें किसी की प्रेडिक्शन कुंडली में है तो हम देखते हैं कि भी चौथे स्थान की हमें प्रेडिक्ट करना है, पंचम स्थान के प्रेडिक्ट करना है, 7वें स्थान के प्रेडिक्ट करना है, तो हमें वो स्थान का भी बाधक देखना चाहिए। जैसे हम चतुर्थ भाव का देखते हैं तो चतुर्थ भाव का बाधक कौन बनता है उसका भी हमें देखना चाहिए। फिर कुंडली का ओरिजिनल लग्नेश का बाधक कौन है वही देखना चाहिए। यानी 2 बाधक को हमें सेट करके चतुर्थ भाव का या जो भी भाव का आपको प्रश्न देना है उसका आपको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये हम प्रेडिक्शन के इतने नज़दीक जा सकते हैं होगा या नहीं होगा, वही हमें प्रश्न कुंडली में बहुत उपयोगी है चीज़। प्रश्न कुंडली में आज धीरे धीरे सब कम हो रहा है, लेकिन ये एक उम्र से हम प्रश्न कुंडली में बहुत आगे और परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भी होगा या नहीं होगा। बाधक है, दोनों बाधक हमें देखना चाहिए, स्थान का बाधक, लग्नेश का बाधक, लग्न का बाधक, ये सब हम देख के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बाधक ग्रह में जो है तीनों एक दूसरे के है, बुध गुरु चर स्थिर, दोनों 4 ही ग्रह है। चारों का आप देखो तो अग्नि तत्व वायु तत्व, अग्नि तत्व वायु तत्व जल तत्व, इन्हों का उन्होंने सेट किया है कि भाई जल तत्व के साथ पृथ्वी तत्व सेट होती है, पृथ्वी के साथ अग्नि सेट होती है। ये जो उन्होंने सेटिंग ऋषि मुनियों ने किया है बहुत सोच समझ के किया है। और वो दृढ़ स्वभाव में तो अपोजिशन ही है। जो भी कुंडली का हमें देखना हो तो उसमें अगर मिथुन कन्या धन और मीन है तो उसका बाधक बुध ही बनता है या गुरु ही बनता है। तो उसमें उस कुंडली के देखना चाहिए कि क्या पोजीशन, अगर आमने सामने हो गया ओरिजिनल बाधक में कुंडली के हिसाब से, तो हमें जो बाधक है वो डिग्री के लिए आगे होना चाहिए, तो उसकी दृष्टि अपने ग्रह पे नहीं पड़े तो दूषित कम होता है। दूसरा ये जो चर और स्थिर राशि है उसमें डिग्री के लिए होना चाहिए, तो ही वो बाधक का रिजल्ट देगा, बाकी नहीं देगा। कभी जो भी है कि भाई 10 से 13 अंश, 10 से 13 अंश दोनों बाधक और लग्नेश जो भी है उसका होना चाहिए, नहीं तो वो रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा क्यों ऋषि मुनियों ने 3 एकादश नवम पंचम अपोजिशन ही दिया। दोस्तों
जब हम कुंडली देखते हैं और हमने जब पढ़ी है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुक, तो उन्होंने उसने बताया कि भाई पंचम योग राजकारण है, अच्छा है, राजयोग है, दृढ़ स्वभाव में भी ओपोजिशन में अच्छा है, त्रि एकादश भी अच्छा। क्यों दोस्तों, अगर डिग्रिकली नवम पंचम त्रि एकादश होगा, डिग्रिकली की बात कर रहा हूँ, तो वो नवमा उसमें युति होगी और ओपोजिशन बुध गुरु का या ये बाधक ग्रहों का, तो वो नवमास में डिग्रिकली अगर बुध गुरु होगा या ये राशि होगी तो नवमास में भी वो ओपोजिशन ही होगा। यानी एक ये सिद्धांत भी उन्होंने ले लिया कि भी आपको नवमास देखने की ज़रूरत नहीं है, नवम पंचम योग आप देख रहे। दूसरा, जो स्थान देख रहे उसका भी आपको ओपोजिशन और ये नवम पंचम देखना चाहिए, क्या पोजीशन। इतना सोचने के बाद, इतना पढ़ने के बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये खाली प्रिडिक्शन में नहीं, इसको हमें ले जाना चाहिए फिर दशा महादशा में। दशा बाधक ग्रह की है, अंतरदशा बाधक ग्रह की है या प्रति अंतरदशा बाधक। जब कुंडली में कोई रिजल्ट नहीं मिले और कोई आके बोले कि भाई मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, सब अच्छा है, गोचर अच्छा है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि भाई ये दो बाधक की क्या पोजीशन है, उसका धन भुवन या उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने आया वो स्थान का बाधक कौन है, उसका लग्नेश का बाधक कौन है। ये दोनों हम सेट करके देखते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये दशा अंतरदशा का सवाल है या जो भी है। लेकिन हम रिजल्ट के बहुत नज़दीक जा सकते हैं। ज्योतिष बहुत ज्ञान का है, उसको अंदर उतरो और भी कुछ न कुछ मिलेगा। ये तो एक ही वीडियो बाधक ग्रह का, और भी 2 वीडियो बन सकता है कि एकदम हम डीपली जा सकते हैं। देखो मेरे ज्ञान का आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी मैं ऐसे वीडियो आप लिए रखता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आओ जो।